अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस पर जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुख्तसरन गुफ्तगू करूंगा आज अपनी इस वीडियो में उन लोगों के हवाले से जिनको ICA की जानब से यानी UAE के ICA की जानब से अप्रूवल मिल गई और वो किस तरह UAE या दुबई में पहुंचे और उसके बाद उनको कितनी सहूलतों का सामना था, कितनी मुश्किलात का उनको सामना था। और वो लोग जो किसी न किसी सूरत UAE में वापस जाना चाहते हैं यानी UAE के रेजिडेंट हैं, उनको क्या करना है और किस किस्म की सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ सकता है। मेरे अपने दो दोस्त गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान वहाँ पर गए हैं और उन्होंने मुझे बताया है, जो उन्होंने बताया है मैं आपको बता देता हूँ कि सूरत हाल क्या थी। कि तकरीबन जो दो मेरे दोस्त हैं, दोनों के दोनों, एक लाहौर से एक ने फ्लाई किया, दूसरे ने इस्लामाबाद से फ्लाई किया। दोनों को पहली दफ़ा ICA से जो अप्रूवल है, वो अप्रूवल लेटर कह लें या जो अप्रूवल है सर्टिफिकेट कह लें, वो नहीं मिला। बल्कि एक साहब को तीसरी मरतबा मिला और एक साहब को दूसरी मरतबा मिला। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ राब्ते में हैं, उनका ये कहना है कि वो 5-5 मरतबा अप्लाई कर चुके हैं, 2-2 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं मिली। अब इसमें सूरत हाल ये है वो कि बाज़ लोग जिस वक्त अपने कवायफ या अपनी डिटेल्स दर्ज करते हैं तो उसमें कोई ना कोई गलती या खामी या कोताही रह जाती है, जिसकी वजह से उनकी अप्रूवल में ताख़ीर हो जाती है। दूसरी जानब ये है कि एक उनका सिस्टम भी बाज़ ओवरलोडेड हो जाता है और इसकी वजह से वो अप्रूवल में ताख़ीर कर देते हैं। तीसरी सूरत हाल ये है कि उनके सिस्टम में आपके जो कवायफ हैं वो आते ही नहीं और वो आपको आउटराइटली रिफ्यूज़ कर देते हैं या आपका वो जो अप्रूवल है वो उसको मुस्तरद कर देते हैं। ऐसी सूरत में अगर आप समझते हैं कि आपका वीज़ा जेन्युइन है, आपका पासपोर्ट वैलिड है और आपके पास वहाँ का जो भी अकामा वगैरह है वो बिल्कुल सही है, तो अगर आपको डिसअप्रूव किया जाए यानी अगर आपकी अप्रूवल को डिक्लाइन किया जाए, डिनाई किया जाए, तो आप उसके 24 घंटे बाद, 12 घंटे बाद आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। और यही सूरत हाल मेरे दो दोस्तों के साथ हुई। उनको 2 मरतबा डिसअप्रूव किया गया, उनको डिक्लाइन किया गया, लेकिन तीसरी मरतबा उनको अप्रूवल मिल गई। अप्रूवल मिलने के बाद उन्होंने फिर इंतखाब किया कि किस एयरलाइन से वहाँ पर जाएं। उन्होंने इंतखाब किया कि शायद एमिरेट्स उनके लिए बेहतर है। एमिरेट्स एयरलाइन को उन्होंने टिकट हासिल किया और फ्लाई करके वहाँ पर चले गए। एयरपोर्ट पर उनको किस सूरत हाल का सामना करना पड़ा कि एयरपोर्ट के अंदर जाते ही वो समाजी फासला, वो तो जाहिर है आजकल हर एयरपोर्ट पर है, आपके लिए दस्ताने और आपके लिए जो चेहरे पर मास्क है वो ज़रूरी है। लेकिन काउंटर पे जाकर एक मरतबा फिर उनको ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ा कि जो एमिरेट्स का काउंटर है उस पर बताया गया जी कि आपकी हमारे पास अप्रूवल नहीं पहुंची। यानी जो इमिग्रेशन और जो एमिरेट्स के काउंटर है वहाँ पर आपकी अप्रूवल नहीं पहुंची, लिहाजा आप इंतज़ार करें। 1 घंटे या 1.5 घंटे के इंतज़ार के बाद उनको गो अहेड का सिग्नल मिल गया। हाँ, इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी उस अप्रूवल फॉर्म की या ख़त की एक फ़ोटो कापी एक्स्ट्रा अपने साथ लेकर जाएं। एक वहाँ से आपके आपके हाथ से इमिग्रेशन वाले ले लेंगे, दूसरी कापी आपके पास होनी चाहिए ताकि जब आप UAE के किसी पोर्ट पर पहुंचे तो आपसे वो कापी मांगी जा सकती है दिखाने के लिए। इसके बाद वो जहाज़ में सवार हो गए। अब जहाज़ में सवार होने के बाद उन्होंने क्या किया कि जिस तरह आम लोग हैं वो समाजी फासला यानी एक दूसरे से एक सीट छोड़कर बिठाया गया। यहाँ पर यह भी मैं वाज़ेह करता चलूँ कि जहाज़ के अंदर भी आपको दस्ताने और मास्क उतारने की इजाज़त नहीं है, सिवाय उस वक्त के जिस वक्त आपको खाना सर्व किया जाएगा या आप खाना खाएंगे। इसके अलावा ख़ानदान के अपने लोगों के अलावा आपको किसी के करीब बैठने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। अब उसके बाद जब प्लेन ने दुबई लैंड किया तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि दुबई का एयरपोर्ट
उनको ऐसे लगा जैसे एक वीराना है, यानी जो ट्रांजिट वाले लोग थे वो अपने लाउंज में चले गए और बाकी लोग जो है वो जो अराइवल लाउंज में, वहाँ पर भी जो इमिग्रेशन हुकाम है इन्होंने अपना पासपोर्ट या वो स्कैन करवाया, स्कैनर पर रखा, इनका वो थर्मो स्कैनर से इनका बुखार चेक किया गया। उसके बाद जब बाहर आए तो इनको एक शख्स ने जब इन्होंने अपनी बैगेज कलेक्शन वगैरह की तो इनको सिक्योरिटी के एक शख्स ने तलब किया, यानी ये दोनों इकट्ठे नहीं गए, ये एक ने लाहौर से ट्रैवल किया और एक ने इस्लामाबाद से, लेकिन इसी तरह इनको तलब करके इनसे पूछा गया कि आपकी अगली डेस्टिनेशन क्या है। तो जो दोनों हजरात हैं उनकी डेस्टिनेशन दुबई नहीं थी, एक साहब ने अबू धाबी जाना था, दूसरे साहब ने शायद अजमान जाना था। लिहाजा वहाँ से उनको पुलिस की गाड़ी में एस्कॉर्ट करके ले जाया गया। इस दौरान जो टैक्सी का किराया है वो 300 से 400 दरम बन गया। जिन साहब ने शायद अबू धाबी जाना था उनका किराया ज़्यादा था, जिन्होंने अजमान जाना था उनका किराया कम था। अब जिस बात की तरफ मैं आ रहा हूँ वो सूरत हाल वो ये है, अब ऐसी सूरत में वही शख्स वापस जाने का सोच सकता है जिसके पास वहाँ पर बड़ी अच्छी नौकरी है, अपना घर है, अपना फ्लैट है, अपने बीवी बच्चे हैं या रिश्तेदार हैं। मेरे जैसे शख्स को अगर कोई कहे कि इतनी मेहनत मुश्किल के बाद और वहाँ पर इतने जो आपको मराहिल से गुजरना पड़ेगा, मैं तो कभी भी नहीं जाऊँगा 1 हफ्ते के लिए या 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। हाँ, अगर मेरे बीवी बच्चे वहाँ पर, मेरे ख़ानदान में, मेरा कारोबार वहाँ पर, मेरी अच्छी नौकरी वहाँ पर है, तो मैं ऐसे मराइल से गुजरने के लिए तैयार हो जाऊंगा। फिलहाल पाकिस्तान में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो ऐसे रेजिडेंट वीज़ा पर हैं जो रेजिडेंट वीज़ा उनके लिए यूएई वालों के लिए माने नहीं रखता। मिसाल के तौर पर कोई किसी पार्लर में काम कर रहा है या कर रही है, या वो किसी बार्बर शॉप पर काम कर रहा है या कर रही है, उसके पास रेजिडेंट वीज़ा है, ऐसे लोगों को वो फिलहाल पहली प्रायोरिटी के तौर पर वीज़ा देने में ताखीर बरत रहे हैं। इसी तरह के कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, तो अगर वो बायलिंगुअल है, उनको 3-4 ज़बानें आ रही हैं, तो उनको वीज़े दिए जा रहे हैं। या कोई शख्स किसी टेक्निकल शोबे में है, बैंकिंग शोबे में है, वहाँ की म्यूनसिपल सर्विसेज में है, या और इस तरह की जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, सिविल डिफेंस में है, वहाँ की एम्बुलेंस सर्विस में है, वहाँ के जो एयर कंडीशनिंग प्लांट को ठीक करने वाली जो सर्विसेज है उसमें है, ऐसे लोगों को तरजीही बुनियादों पर वीज़े या अप्रूवल दी जा रही है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये बातें समझ आ चुकी होंगी, इसलिए आप जाने से पहले इस बात का इत्मीनान कर लें कि आप इन मराइल से गुजरने के लिए रजामंद हैं, या फिर आप उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब तक कि आम परवाज़ें नहीं खोल दी जाती और आपकी मुसीबतों और मुश्किलात में कमी वाक़ई नहीं हो जाती। दूसरी जानब ऐसे लोगों का भी मुझे एहसास है जो वहाँ पर जिनके पास रोज़गार था, अब उनकी सैलरी को 50% कट लग गई है, वो पाकिस्तान में यहाँ पे उनके अखराजात हो रहे हैं, ना उनकी नौकरी वहाँ पर है ना उनकी नौकरी यहाँ पर है। ऐसे लोगों के तो सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने ओवरऑल आपको एक सिचुएशन समझाने की कोशिश की कि सूरत हाल इस वक्त यूएई में भी ख़ास तौर पर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो शहरी हैं उनके लिए इतनी साजगार नहीं है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है कोरोना वायरस। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।